Hello everyone, welcome back to another video. In the last videos we have discussed some chapters on NEET 2020-25 basis कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उनमें टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या क्या PYQs आ सकते हैं। और आज के इस चैप्टर में, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एटम्स चैप्टर की। एटम्स चैप्टर में कौन कौन से PYQs आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपके लिए असेंशियल है फॉर अपेयरिंग इन नीट 2025। और ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, उनको फिजिक्स के नाम पे बस थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज है और न्यूमेरिकल्स करने में दिक्कत आ रही है। तो आप ये वीडियो देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं और साथ ही साथ बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक। तो चैप्टर हमारा एटम। तो एटम चैप्टर है, एटम की ही बातें होंगी, एटम के आसपास की ही बातें होंगी। कुछ कुछ टॉपिक्स मैं छोड़ रहा हूँ, मैं बेसिकली उन्हीं टॉपिक्स पर बात करूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से असेंशियल है। सबसे पहले बात करते हैं बोहर्स थ्योरी में। और बोहर्स थ्योरी से पहले मैंने दो टॉपिक छोड़ दिए, विच इज रदरफोर्ड मॉडल और थॉमसन मॉडल, जो आपके सिलेबस में है बट नीट में वो नहीं आते। रदरफोर्ड बहुत ही कम आता है, तो इसलिए मैं इसको छोड़ के चल रहा हूँ। साथ ही साथ थॉमसन जस्ट एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसका तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है आपके एग्जाम में। तो स्टार्ट करेंगे बोहर्स मॉडल से, और बोहर मॉडल में भी जो आपके इंपॉर्टेंट पार्ट है उन्हीं पर ही हम बातचीत करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कि बोहर ने जो हाइड्रोजन एटम का मॉडल दिया था, उस मॉडल में वो क्या कह रहा था, क्या क्या बातें उसने प्रेजेंट की थी। तो बेसिकली बोहर ने कुछ पोस्टर्स दिए थे, यानी कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिए थे। तो वो क्या क्या दिए थे देखो। पहला तो वो क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मूव्स विद अ सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम्ब्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो इट मीन्स कि आपके पास जो एटम होगा, उस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस का चार्ज Ze, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ में या एक सर्कुलर ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करेगा विद सम स्पीड। स्पीड पर बातें अभी नहीं हुई, बात बाद में होगी। और ये इलेक्ट्रॉन इससे बंधा हुआ है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आपको गिवन है, E² डिवाइड बाई 4πε0r²। वो किसके इक्वल होगी, आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के। पहला पोस्टुलेट तो आपका यही है कि न्यूक्लियस आपका सेंटर पर होगा, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा कंसीडरिंग न्यूक्लियस एज सेंटर, और इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करेगा इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। ऑलराइट। और साथ ही साथ उसने एक बात और कही, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइड बाई 2π। मतलब ये नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इलेक्ट्रॉन आपका कहीं भी जहां उसका मन करेगा वहां वो रिवॉल्व करेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल, वो सिर्फ उन्हीं स्पेशल ऑर्बिट्स में मूव करेगा जिन स्पेशल ऑर्बिट्स में एंगुलर मोमेंटम NH डिवाइड बाई 2π के बराबर होगा। वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, 2π कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ लेवल, और L को आप लोग लिख देते हो mvr इक्वल्स टू NH डिवाइड बाई 2π। ऑलराइट, दो पोस्टुलेट्स हो गए। अब तीसरे पोस्टुलेट पर आते हैं। तीसरा पोस्टुलेट क्या कहते हैं देखो, थर्ड, द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सच ए वे इट डज नॉट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दस द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कंजर्व्ड। इट मीन्स जब आपके पास इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में रेवोल्यूशन करेगा, ड्यूरिंग दैट टाइम वो किसी भी तरह की एनर्जी को रेडिएट नहीं करता, किसी भी तरह की एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, ना ही वो एब्जॉर्ब करेगा, और उसकी टोटल एनर्जी रहती है कांस्टेंट। और लास्ट क्या कहता है वो, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेडिएशंस आर एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ लोअर एनर्जी। मतलब क्या, दोबारा देखो, आपके पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड एक रेडियस, न्यूक्लियस के अराउंड एक और रेडियस, रेडियस R1, रेडियस R2। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करेगा, उस प्रोसेस में या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी।
इधर एनर्जी रिलीज और एनर्जी एब्जॉर्ब। या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और हमें कैसे पता है एनर्जी रिलीज कब होगी, ऑब्जॉर्ब कब होगी? जब हायर लेवल टू लो लेवल में आएगा, उस टाइम आप कह सकते हो कि एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज हो रही है। जब लो लेवल टू हाई लेवल जाएगा, तब आप लोग बोलोगे कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। इट मीन्स एनर्जी सिर्फ तभी रिलीज होगी या तभी एब्जॉर्ब होगी जब आपका इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। अगर लोअर से हायर में जाता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, अगर हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी को रिलीज करेगा। अब उसने एक बात और कही, वो क्या कहता है कि जो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी विल बी इन फॉर्म ऑफ फोटोन, विल बी इन फॉर्म ऑफ फोटोन। जो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी विल बी इन फॉर्म ऑफ ए फोटोन, जिसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी म्यू, और आप बोलोगे टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच म्यू। तो ये बात थी चौथे पोस्टुलेट की। अभी तक 4 पोस्टुलेट्स हो गए। चारों पोस्टुलेट्स में क्या क्या बातें हो गई, एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। फर्स्ट वो कहता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस आपका, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन करेगा। ओके। सेकंड, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन सम फिक्स्ड ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो हर जगह रिवॉल्व नहीं करेगा, वो कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा। उन फिक्स्ड ऑर्बिट्स का हम नाम लिखते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट। और उनकी कंडीशन क्या है कि एंगुलर मोमेंटम होता है आपका एन एच डिवाइड बाई 2 पाई के बराबर। ओके, 2 पार्ट हो गए। नाउ थर्ड में वो क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रेवोल्यूशन, इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रेवोल्यूशन विल नॉट रेडिएट एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन करेगा ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, नीदर एब्जॉर्ब, नीदर एब्जॉर्ब, ना वो रेडिएट करेगा ना वो एब्जॉर्ब करेगा। तो एनर्जी कब एब्जॉर्ब होगी, कब रेडिएट होगी? जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा। मतलब अगर वो हाई लेवल से लो लेवल में आता है तो उसके पास वो एक एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी विल बी इन फॉर्म ऑफ फोटोन। अगर वो इलेक्ट्रॉन लो लेवल टू हाई लेवल जाएगा
सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो बात हो रही थी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। जब वो हाई लेवल से लो लेवल में आएगा उस टाइम वो एनर्जी को रिलीज करेगा, और जब वो लो से हाई में जाएगा उस टाइम वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जब आपका इलेक्ट्रॉन लो लेवल से हाई लेवल में जाएगा उस टाइम वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करेगा इन टर्म्स ऑफ फोटोन। तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ E2 माइनस E1 विल बी इक्वल टू एच म्यू, और यहाँ भी आप लिख सकते हो E2 विल बी इक्वल टू E1 प्लस एच न्यू, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है। जितना एनर्जी उसने कंज्यूम किया उसका यूज़ करके वो स्टेट को चेंज करता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल। ओके, 4 पोस्टुलेट हैं, चारों में से एक आपका एंगुलर मोमेंटम काम के क्वेश्चन करने के लिए, और साथ ही साथ एक ये वाला पार्ट काम का है। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं। अब आगे क्या बातें हैं देखो। अब बात होती है वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, कि जब आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी रैंडम ऑर्बिट में, सॉरी रैंडम नहीं, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करेगा, तो उस टाइम उसके पास जो वेलोसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, राइट। तो उसके जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है दैट इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू, यहाँ आपको गिवन होगा 2.186 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय z बाय n, मल्टीप्लाइड बाय z बाय n। n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट की कौन सी ऑर्बिट में वो मूव कर रहा होगा। ओके, 2.186 एक फिक्स वैल्यू है, और आंसर आपका होगा मीटर पर सेकेंड में। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली याद रखने, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन z डिवाइड बाय n, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो z बाय n, मीटर पर सेकेंड। तो ये था वेलोसिटी का फॉर्मूला। सिर्फ इतना ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, या तो ये भी रख लो या फिर ये डिपेंडेंसी रखो। डिपेंडेंसी भी काम आती है और ऊपर वाला भी फॉर्मूला काम आ रहा है। ऑलराइट, तो अब आगे की तरफ मुझे कभी भी किसी भी ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी को डिफाइन करना हो तो मैं सिंपली उस ऑर्बिट की यहाँ वैल्यू पुट करूँगा और z की वैल्यू पुट करूँगा जो भी आपके पास एटम होगा। हाइड्रोजन के केस में 2, सॉरी 1। ऑलराइट, तो चलिए आगे की तरफ। और अगर हीलियम की बात हो तो आप पुट कर सकते हो 2 को। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लिया। अगर रेडियस की बात हो कि आपके पास जो ऑर्बिट है उसका रेडियस क्या है, उसके रेडियस का फॉर्मूला ये रहा, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट विल बी इक्वल टू r नॉट n स्क्वेयर बाय z। n इज कौन से ऑर्बिट की बात हो रही है, नंबर ऑफ लेवल बोल देते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ओके, और r नॉट एक फिक्स वैल्यू होती है 0.53 और एंगस्ट्रम में होता है वो वैल्यू। ये आपको ध्यान रखना है, बस फॉर्मूला से ध्यान रखना है और कुछ ही नहीं है इसमें। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आपके पास n स्क्वायर बाई z, और वेलोसिटी की जब बात हो रही थी तब z बाई n था आपके पास, यहाँ था z बाई n, रेडियस के केस में n स्क्वायर बाई z। सिर्फ ये बातें ध्यान रखनी है। अब फर्दर एक एनर्जी का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि टोटल एनर्जी को आप कैसे लिखते हो। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ आपको गिवन होगा, ये रहा, इट इज इक्वल्स टू -13.6 z स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होता है आपका टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। n नंबर ऑफ ऑर्बिट, z आपका गिवन होगा, जो भी आपका एटम होगा उसके लिए आप z की वैल्यू को लिख दोगे। हीलियम के लिए 2, हाइड्रोजन के लिए 1। ऑलराइट, तो इसमें भी कुछ एक बातें जो आपको ध्यान देनी है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, प्लस 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 आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी और मैग्नीट्यूड। साइंस दोनों के अलग अलग हैं। काइनेटिक एनर्जी आपका पॉजिटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास नेगेटिव में आती है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव। बट उनके मैग्नीट्यूड्स की बात करें, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डबल है काइनेटिक एनर्जी का। ओके, और साथ ही साथ कई बार बातें ये भी होती हैं कि टोटल एनर्जी जो है आपकी वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की।
बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। और मुझे ये बात पता है पोटेंशियल आपकी किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक, बट माइनस वाले के, क्योंकि ये माइनस में वो पॉजिटिव में है, प्लस के ई। आप इसको सोल्व करते हो तो आपको दिखता है कि माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। ओके, तो कर सकते हो आप इसको। अब नाउ फर्दर मूव करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखना इस फॉर्मूला को। अब कुछ और बातें, वेवलेंथ ऑफ फोटोन। फोटोन कौन सा होगा, कैसा होगा, देखो हमने बात की थी जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक हायर लेवल से लोअर में आ रहा है तो वो फोटोन्स को एमिट करता जा रहा है, या एक लो लेवल से हाई में जा रहा है तो फोटोन्स को एब्जॉर्ब करता जा रहा है। अब जो फोटोन को वो एब्जॉर्ब करेगा उस फोटोन का वेवलेंथ क्या होना चाहिए, तो उसका फॉर्मूला कुछ आपको गिवन है, ये रहा। आप इसमें जो रखने वाली बात है वो आप ये ध्यान में रखोगे, ये फॉर्मूला विच इज़ 1 डिवाइड बाय लैम्डा, इसको आप लोग बोलते हो वेव नंबर से न्यू बार, इज इक्वल्स टू आर रिडबर्ग्स कांस्टेंट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब n1 क्या है, n2 क्या है, ये भी देख लो। n1 यहाँ बताएगा और n2 आपको बता रहा होगा। n2 हायर लेवल उसका नंबर, और n1 लोअर लेवल, n2 हायर लेवल, n2 लोअर लेवल। अब इसमें एक चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान देना है, तो देखो शायद वो हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो आगे एक बार आएगी। मैं एक बार आने वाले टॉपिक्स में देखूं क्या वो डायग्राम है हमारे पास, बिल्कुल है तो यहाँ बात वो कर लेंगे हम। तो चलो बैक टू द टॉपिक। हाँ तो देखो वेवलेंथ का फॉर्मूला देख लिया। वेवलेंथ का फॉर्मूला अगर आपको याद हो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू आर 1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। इसको सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपके पास जैसे क्वेश्चन आते हैं ना उन क्वेश्चंस में आप इस फॉर्मूला को यूज़ करते हो एज रेशियो। तो रेशियो में क्या होता है, आर से आर कैंसिल हो जाता है, तो अब आपका जो भी आंसर होता है वो आप फाइंड आउट कर लेते हो। ऑलराइट, तो कुछ बातें और करते हैं आगे की। अब बात होती है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में कुछ भी ट्रांजिशंस हो रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके हायर लेवल टू लो लेवल आ रहे हैं या लो से हाई में जा रहे हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम अलग अलग फोटोन्स एमिट हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं। उन फोटोन्स को यानी उन फोटोन्स के ग्रुप को स्पेसिफाई किया गया और उनको नाम दिया गया स्पेक्ट्रल सीरीज। अलग अलग एनर्जीज या अलग अलग वेवलेंथ कह लीजिए या अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, उन सबको नाम दिया गया स्पेक्ट्रल सीरीज। और सबसे पहला नाम आता है उसमें लाइमन, फिर आता है बामर, फिर उसके बाद आता है पास्चन, फिर आता है ब्रैकेट, फिर एक नाम और आता है विच इज पीफन। तो ये 5 नाम है आपके सिलेबस में, पांचों के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी टॉपिक है। तो अभी देखो क्या होता है इसमें। एक बार मैं डायरेक्ट जाता हूं डायग्राम पर, डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। देखो इस डायग्राम को जूम करो तो सिनेरियो समझो हो क्या रहा है। मुझे पता है ये बात, ये आपका n इक्वल टू 1 लेवल, ये 2 लेवल, यानी अलग अलग ऑर्बिट्स को मैं यहाँ शो करता जा रहा हूँ। n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, 5 और 6। ठीक है, इनकी एनर्जी आप लोग बता सकते हो। कैसे बताओगे, उसका फॉर्मूला होता है आपके पास En इज इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वेयर डिवाइड बाई एन स्क्वेयर। अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो z आपका 1 होता है, तो -13.6 एन स्क्वेयर EV। ओके, और इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपके सामने ये रही, -13.6 बॉटम की। जब आप ऊपर जाओगे n इक्वल टू 2 पर, तब आप पुट करोगे -13.6
3.40 ईवी, और ऊपर जाओगे -1.5 ईवी। फोर्थ में जाओगे स्टेट में, तो फोर्थ में या 16 पुट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -0.85 ईवी एंड सो ऑन, वैल्यूज आपके पास आती जाएंगी। आप ऑब्जर्व करते हो कि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती गई, एनर्जी इज गेटिंग इंक्रीजिंग, एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। अब एनर्जी बढ़ती जा रही होगी, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं। अब हमें ध्यान देना है कि लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट वगैरह क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से भी यहाँ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। इस स्टेट से भी यहाँ आ सकते हैं, बिल्कुल। इस स्टेट से भी यहाँ आ सकते हैं, बिल्कुल। इस स्टेट से भी यहाँ आ सकते हैं, और इस स्टेट से भी यहाँ आ सकता है, और ऊपर की स्टेट से भी 1 पर आ सकता है। यानी जितने बार भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊपर की स्टेट से 1 पर आए, तब जो फोटॉन्स एमिट होंगे उनके पास जो फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी को की सीरीज को हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। इसको नाम देते हैं लाइमन सीरीज। कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करे किसी भी nth लेवल से, और एट द एंड वो कहाँ रहा है, फर्स्ट में, दैट टाइम यू विल से इट फॉर्म्स लाइमन सीरीज। ओके, अब अगला टॉपिक, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहे हैं किसी भी लेवल से सेकंड पर, 3 से सेकंड, 4 से सेकंड, 5 से सेकंड और 6 से सेकंड, उस टाइम जो सीरीज आपके पास ऑब्टेन होती है दैट इज नोन एज बामर सीरीज। इसको आप लोग बोलते हो बामर सीरीज। और जब इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट से थर्ड में आता है, 4 to 3, 5 to 3, 6 to 3, दैट टाइम इट फॉर्म लाइमन, बामर, पाश्चन। तब ये बनाता है पाश्चन। ऐसे ही और यहां आ रहा होगा 5th से 4th, 6 से 4th, इसको आप लोग बोलते हो ब्रैकेट। ऐसे ही एक यहां बन रही होगी सीरीज आपके पास 4 to 5, इसको आप लोग बोलोगे 6 to 5, इसको आप लोग बोलोगे लास्ट पीफन सीरीज। तो 5 सीरीज ऑब्टेन होती हैं आपके पास, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, लाइमर, पाशन, ब्रैकेट, पीफन। कब कब ऑब्टेन होती हैं, आपके सामने है। जब ट्रांजिशन होता है किसी भी स्टेट से 1 में, दैट टाइम लाइमन। जब सेकंड में आए तो बामर, थर्ड में आए तो पाश्चन, फोर्थ में आए तो ब्रैकेट, फिफ्थ में आए तो पीफन। अब इसके बारे में कुछ और बातें, लेवल्स को हम नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब नंबर तो आपने दे दिया, बट हम एक कुछ नाम भी स्पेसिफाई करते हैं। इनको नाम क्या दिया जाता है, देखो 1 तो आप बोलते हो ग्राउंड स्टेट, क्योंकि सबसे लोअर स्टेट है, सबसे लोअर लेवल है आपका, इसको ग्राउंड स्टेट। इसको आप लोग यहाँ तो बोलते हो कि सेकंड स्टेट, या फिर आप बोलते हो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड का मतलब एक ऊपर पहुंच गया वो। n इक्वल टू 2 को आप बोलते हो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यानी अगर जब भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आए तब आप एक आगे की बात करोगे। यानी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आया तो n इक्वल टू 3, थर्ड आया तो n इक्वल टू 4, फोर्थ आया तो n इक्वल टू 5, फिफ्थ आया तो n इक्वल टू 6। मतलब जब बोले वो nth एक्साइटेड स्टेट, nth एक्साइटेड स्टेट, it means he is talking about n+1 स्टेट। फोर्थ स्टेट की बात, तो फोर्थ एक्साइटेड बोले तो फिफ्थ स्टेट, सिक्स्थ एक्साइटेड तो सेवंथ स्टेट। एक्साइटेड का नाम आते ही एक स्टेट आपको ऊपर जाना है, ऑल राइट, एक्साइट होना है एक तरीके से, और आपको हल्का सा ऊपर की तरफ मूव ऑन करना है। तो ये थी अलग अलग सीरीज कब कब कौन सी ऑब्टेन होगी। नाउ कुछ और बातें देखो, लाइमन कब ऑब्टेन होगा, जब 1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहां से आ रहा है, 2 3 4 से इन्फिनिटी में। बामर कब होगा, जब 2 में इलेक्ट्रॉन आएगा, कहां से, 3 4 5 इन्फाइनाइट तक। 3 पाश्चन, 4 वाले में ब्रैकेट, 5 वाले में पीफन। ये तो बातें हो गई। अब कुछ बात और, वो बात ये है कि जब आपके पास फोटोन एमिट होगा, वो फोटोन की एनर्जी या उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी
किस स्पेक्ट्रम में लाई करेगी। तो लाइमन तो एमिट करेगा हमेशा यूवी लाइट को, लाइमन के केस में यूवी लाइट, बामर के केस में हमेशा विजिबल, लाइमन यू अल्ट्रावायलेट विजिबल, इंफ्रारेड में पास्टन, इंफ्रारेड में ब्रैकेट भी आ गया, इंफ्रारेड में पीफन भी आ गया आपका। तो सब के सब इंफ्रारेड में आ गए। ऊपर के जो दो थे यूवी विजिबल इंफ्रारेड इंफ्रारेड इंफ्रारेड, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट पीफन। ऑलराइट, तो ये सीरीज है। कहाँ कहाँ कब कब ऑब्टेन होती है देख, तो ये था। ओके, अब जो पिछले पेजेस पर बातें करी थी वो यही थी कि पीफन कब होगा आपके पास, पास्टन कब होता है, ब्रैकेट कब होता है, और लाइमन वगैरह कब कब। ये सब मैंने एक डायग्राम में एक्सप्लेन कर दिया, थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए आगे टॉपिक्स पर। तो एसेंशियल थ्योरी कंप्लीटेड है आपकी, जितनी थ्योरी आपको रिक्वायर है उतना कंप्लीटेड है। अब इसमें याद क्या रखोगे, देखो पहली एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन L इक्वल टू एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच डिवाइड बाई 2 पाई। इसको आप लोग एक और नाम देते हो विच इज बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, क्वांटाइजेशन कंडीशन, एक नाम तो इसका ये रहा बिल्कुल। अब जो दूसरा फॉर्मूला आप याद रखोगे किसका, वेलोसिटी का, 2.186 इंटू 10⁻⁶ z बाई एन मीटर पर सेकेंड, z बाई एन मीटर पर सेकेंड। तो क्या ये फॉर्मूला सही है क्या हमारा, लेट मी चेक इट। हाँ बिल्कुल, z बाई एन। ओके, आप इसको कुछ इस तरह भी लिख सकते हो, v इज प्रोपोर्शनल टू z बाई एन। थर्ड, रेडियस, रेडियस इज व्हाट, रेडियस इज r नॉट n बाय z, n स्क्वेयर बाय z, n स्क्वेयर बाय z। और आंसर आएगा आपका एंगस्ट्रम में, और r नोट का वैल्यू आपको गिवन होता है 0.53 एंगस्ट्रम। अगर मीटर में लगाओगे तो मीटर में भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये रेडियस का फॉर्मूला था। फिर आता है एनर्जी का, एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें कुछ रिलेशंस हैं, एनर्जी जो होती है वो माइनस काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, और पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है आपका, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बट दोनों के साइंस अपोजिट होते हैं। कैसे, के ई आपका नेगेटिव होते हैं, पोटेंशियल आपका के ई पॉजिटिव, पोटेंशियल आपका नेगेटिव। ये फॉर्मूलाज हो गए। अब इसके बाद एक फॉर्मूला यहाँ भी था जो हमने छोड़ दिया, वो ये था एनर्जी ऑफ फोटोन एमिट इज इक्वल्स टू हाई लेवल एनर्जी माइनस लो लेवल एनर्जी। ठीक है, इतना हो गया। अब एक और फॉर्मूला, फॉर्मूला किसका, वेव नंबर या फिर कह लो 1 बाय वेवलेंथ इज इक्वल्स टू आर रिडबर्ग्स कांस्टेंट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय n2 स्क्वायर। और इसमें आपको पता है लाइमन कब ऑब्टेन होगा, बामर कब ऑब्टेन होगा, पास्टन ब्रैकेट पीफन। लाइमन में क्या होता है, 1 में आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। 2 में आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। 3 में आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। 4 में आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी। 5 में आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी। ओके, अब इनकी बात होती है कि यहाँ लाइट कौन सी एमिट होगी, तो यहाँ यूवी, यहाँ विजिबल, यहाँ इंफ्रारेड, यहाँ इंफ्रारेड, और यहाँ भी इंफ्रारेड। तो पेज पर जितने भी फॉर्मूलाज को मैंने नोट डाउन किए, दीज फॉर्मूलाज आर इनफ to solve the question for NEET on the chapter
फ्रॉम द चैप्टर एटम। एटम चैप्टर से आपको पूरे के पूरे जो फॉर्मूलाज काम आएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो यही है, यही सब काम आने वाले हैं और इन्हीं से ही मैं सारे के सारे क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करूंगा। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्या कह रहे हैं, सभी के सभी नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो देख लो लेवल कैसा होगा और क्या करोगे। मैच दी फॉलोइंग की बात हो रही है, लिस्ट गिवन है, लिस्ट 2 गिवन है। यहाँ बात हो रही है स्पेक्ट्रल लाइंस, हाइड्रोजन के केस में कि अलग अलग लेवल्स दिए हैं और आपको बताना है कि कौन से लेवल की फ्रीक्वेंसी सॉरी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए। देख लेते हैं। ये बात करते हैं यहाँ N3 से 2 की, 4 से 2 की, 5 से 2 की, 6 से 2 की। तो एक बार लेवल ड्रॉ कर दूं, 2 3 4 5 6। 3 से 2 में आएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4 से 2 में आ रहा है, 5 से 2 में आ रहा है और 6 से 2 में आ रहा है। तो आप ये बताइए कौन से केस में वेवलेंथ कौन सी होगी। अब भैया सोल्व करने का टाइम तो मेरे पास है नहीं कि मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, 1/λ r 1/n1² माइनस 1/n2², जहाँ मैं n1 n2 की वैल्यूज़ को पुट करूँ और वैल्यू को फाइंड आउट करूँ। तो इतना टाइम मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, कॉमन सेंस यूज़ करूँगा। अब मुझे ये बात पता है जितना ज़्यादा बड़ा गैप होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि हायर एनर्जी गैप में कम वेवलेंथ ऑब्टेन होगी। तो हायर एनर्जी गैप कौन सा आपके पास, 6 to 2, और इसके लिए सबसे कम वेवलेंथ होनी चाहिए और सबसे कम वेवलेंथ आपके पास ये रही। तो डी का तो 1 होना चाहिए तुम्हारे केस में, ये रहा। अब दूसरा काम, 5 से 2 ये सेकंड हाईएस्ट है, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी जो वेवलेंथ ऑब्टेन होगी वो सेकंड लोवेस्ट होगी। तो 5 से 2 सेकंड लोवेस्ट वेवलेंथ आपके पास ये रही, तो सी का 2 आना चाहिए बिल्कुल। सेम टू सेम यहाँ आओगे थर्ड पे, 4 to 2, तो इसकी जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो आपकी थर्ड हाईएस्ट। तो तुम्हारा आंसर ये रहा, बी का 4, सिमिलरली ए का 3, ये तुम्हारा आंसर। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ही उसका वेवलेंथ कम होगा। हायर एनर्जी लोअर वेवलेंथ, लोअर एनर्जी हायर वेवलेंथ। तो सबसे कम गैप इसका 3 to 2 का, तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, वो कितनी है आपकी, 656, एंड दैट इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन समझ आए कैसे अटेम्प्ट करना था, सिंपल विजुअलाइज करना था लेवल्स को और सॉल्व करना था। अब आगे बढ़ो, क्या कह रहे देखो, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। हालांकि आयंस में चार्ज होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रल है, चार्जेस हैं बट वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल कर रहे हैं एक दूसरे को। तो स्टेटमेंट 1 तो ठीक है आपकी। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहे हैं, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। एटम्स जो हैं आपके वो स्टेबल रहते हैं सभी के सभी और एमिट करते हैं अपनी स्पेक्ट्रम को जब वो उनका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है वन लेवल टू अनदर। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी हद तक तो सही है बट कहीं ना कहीं ये गलत भी है, बिकॉज कुछ एटम स्टेबल नहीं होते, जैसे आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स टाइम के साथ डीके होते हैं, आप न्यूक्लियर चैप्टर में वो चीज़ पढ़ते हो। तो इट मीन स्टेटमेंट 1 सही है, 2 गलत होनी चाहिए। तो कहाँ है वो ऑप्शन, ये रहा, सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। एक सही है दूसरी गलत, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, देखिए। तो वो कहता है कि बताओ लाइमन और बामर के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला सही है। तो लाइमन बामर का केस सबसे पहले, लाइमन का केस सबसे पहले डिस्कस करते हैं। लाइमन में क्या होता है, 1 पर इलेक्ट्रॉन आता है, कहाँ से आता है, कहीं से भी आ सकता है, 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है। तो इसके केस में आपका 1/λ का फॉर्मूला बनता है r 1/2² माइनस 1/n²। 2 में आएगा, कहाँ से भी आ सकता है।
तो 1/2 स्क्वायर वाला फॉर्मूला कहाँ है, सॉरी लाइमन का, ये रहा। बी का 4 ये रहा, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो काम हो गया। सोल्व करना है तो और सोल्व कर लेते हैं। बामर पे आओ। बामर के केस में क्या होता है, n इक्वल टू, सॉरी उल्टा कर दिया। लाइमन के केस में 1 है तो यहाँ 1 पुट आए करोगे तो लाइमन का आंसर आएगा 1। ए का 1 तुम्हारा आना चाहिए ये वाला, सॉरी बी का 1, ये रहा बी का 1। अब आओ लाइमन पर। लाइमन के केस में आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास लाइमन में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है तो वो 2 में आता है कहीं से भी, राइट। उल्टा बोल दिया, एक मिनट रुको, दोबारा रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। आपके पास 4 सीरीज हैं, लाइमन, बामर, और यहाँ कौन सी आ रही, वैसे तो पाश्चन भी होता है बट पाश्चन का नाम नहीं है यहाँ। इसके बाद जस्ट ब्रैकेट इसने लिख दिया और इसे नाम दिया पीफन का। और ये क्या क्या कहता है देखो, आपको बताना है कौन सा फॉर्मूला किसके लिए वैलिड होगा। लाइमन में मुझे पता है 1 में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, 2 3 4 इन्फाइनाइट से, यानी कहीं भी n से आ रहा होगा। तो यहाँ आप फॉर्मूला यूज़ करते हो 1/λ इक्वल टू r 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो ये तुम्हारा होना चाहिए लाइमन का। लाइमन के केस में b का 1, तो b का 1 ये रहा। अब आओ सेकंड पर, बामर की बात करते हैं। बामर में 2 पर आता है, कहाँ से आता है, 3 4 5 और इन्फाइनाइट से। तो आप इसके लिए फॉर्मूला लिखोगे, यही फॉर्मूला, इसमें यहाँ 2 आ जाएगा 1/2 स्क्वायर। तो ए का तुम्हारा बनता है 4, तो ये रहा ए का 4 और ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन। फर्दर चेक करोगे, ब्रैकेट का मुझे पता है, ब्रैकेट में क्या होता है कि यहाँ 3 था तो यहाँ 4 पर आते हैं 5 6 से। तो आप इसके लिए फॉर्मूला लिखते हो 1/λ इज इक्वल टू r 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और ये तुम्हारा बनता है ब्रैकेट का 2, बिल्कुल सही। सो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफन, सभी को सोल्व करना था बारी बारी से और कुछ इस तरह से सोल्व करना था, और जस्ट आपको ये बताना था कौन सा फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है। चलें आगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चंस काफ़ी हैं हमारे पास, तो देखते चलो कैसे कैसे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। द स्पेक्ट्रल सीरीज विच कोरिस्पोंड्स टू इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 5 to 6 to 4, यानी 5 6 से कहीं से भी 4 में आए तो बताओ भाई साहब कौन सा ट्रांजिशन होगा, वो उसका नाम क्या होगा। क्या वो लाइमन होगा, क्या वो बामर होगा, क्या वो पाश्चन होगा, क्या वो ब्रैकेट होगा, क्या वो पीफन होगा। लाइमन में 1, ब्रैकेट में 2, पाश्चन में 3, और सॉरी बामर और ब्रैकेट में 4, पीफन में 5। तो आपका ये आंसर होना चाहिए ब्रैकेट। ब्रैकेट सीरीज विल बी योर आंसर। बिल्कुल साफ और स्पष्ट क्वेश्चन। अभी तक स्पेक्ट्रल सीरीज की बातें हो रही हैं कि ट्रांजिशन होंगे, कहाँ से होंगे, कहाँ तक होंगे। ऑलराइट, तो चलिए आगे। सम एनर्जी लेवल्स ऑफ ए मॉलिक्यूल्स आर शोन इन द फिगर। वेवलेंथ आपको गिवन है λ1, λ2, λ3। तो बताओ कौन सी वेवलेंथ हाई होगी, कौन सी वेवलेंथ कम होगी। तो देखो क्या बताना है, रिलेशन बताना है अलग अलग वेवलेंथ्स के बीच में, λ3, λ2, λ1, λ2। तो सभी की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। मुझे ये पता है कि बोहर का एक पोस्टलेट आपको ये भी कहता है h म्यू इज इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस, राइट। और म्यू को आप लोग लिखते हो hc/λ इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ। तो देखो पहले बात करते हैं λ3 के केस की। hc/λ3 विल बी इक्वल टू हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। दोनों को माइनस करोगे आपके पास क्या आंसर आएगा, 4e माइनस 2e 2e विल बी इक्वल टू hc/λ3। λ3 की वैल्यू आपके पास ऑब्टेन हुई hc/2 इंटू ई, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली λ2 पर आते हैं, हायर लेवल माइनस लोअर लेवल, h
सी बाय लैम्डा टू विल बी इक्वल टू हायर माइनस टू ई, माइनस लोअर में आपके पास है माइनस थ्री ई, तो आप इसको लिखोगे 3e माइनस टू ई विल बी इक्वल टू ई एच सी बाई लैम्डा टू, एंड लैम्डा टू विल बी इक्वल टू एच सी बाई ई। इक्वेशन नंबर 2, लैम्डा थ्री लैम्डा टू दोनों की वैल्यूज आ गई, तो लैम्डा थ्री लैम्डा टू में सिनेरियो आप बता सकते हो। तो पहले एक बार लैम्डा वन भी फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर आप ऑप्शन को चूज करेंगे। लैम्डा वन यहाँ से आ रहा है यहाँ पर, फाइनल माइनस इनिशियल, एच सी बाई लैम्डा वन विल बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी कितनी थी आपकी 5 माइनस 5e/2 माइनस इनिशियल कितनी आपके पास -4e, सॉरी इनिशियल माइनस फाइनल, माइनस इनिशियल कर दो, -5e/2 प्लस 4e, तो आप इसको लिख दोगे 3e/2 एच सी बाई लैम्डा वन, और लैम्डा वन की वैल्यू आई आपके पास 2hc/3e। इक्वेशन नंबर 3। अब इनको कंपेयर करो और बताओ। तो देखो 2 और 3 को कंपेयर करोगे तो आप लिख सकते हो 2 लैम्डा 3 विल बी इक्वल टू लैम्डा 2। एक बात तो ये सामने आ गई, और ये कहीं ऑप्शन में है 2 लैम्डा 3 गेरा, एक चीज़ तो ये आ गई। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, और यहाँ भी है। अब लैम्डा वन और लैम्डा टू में कंपैरिजन देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। लैम्डा टू की वैल्यू एच सी बाई ई, और इसके 2/3, 2/3 को आप डिवाइड करोगे समथिंग अराउंड 0.66, तो मैं कह सकता हूँ कि लैम्डा वन इज स्मॉलर देन लैम्डा टू। तो आपका ऑप्शन बनता है ये रहा, लैम्डा वन इज स्मॉलर देन लैम्डा टू। सॉरी लैम्डा ये बनेगा, वो गलती से आ गया, लैम्डा वन इज स्मॉलर देन लैम्डा टू। तो कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करना था। आपको एनर्जी लेवल्स गिवन थे, उन एनर्जी लेवल से हर के लिए वेवलेंथ का रिलेशन फाइंड करना था, वेवलेंथ का फॉर्मूला फाइंड करना था बाय यूजिंग बोहर्स पोस्टुलेट। ओके, तो उससे हमने रिलेशन बनाया और सॉल्व कर दिया। चलिए आगे। अब आगे क्या बात है देखो, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज इज लैम्डा। बामर सीरीज के अंदर, यानी बामर की बात हो रही है, बामर में जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी आपके पास वो है आपके पास लैम्डा। तो आप ये बताओ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट कितना होना चाहिए। देन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट, ठीक है बता देते हैं। तो इसकी लैम्डा की वैल्यू डैश की कितनी होनी चाहिए। अब बात आती है कि शॉर्ट वेवलेंथ आएगी कब। अब मुझे ये पता है कि बामर है, लाइमन के बाद आता है बामर। बामर में क्या होता है कि n इक्वल टू 2 पर ट्रांजिशन हो रही है अलग अलग लेवल से, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी, राइट। अब मुझे ये पता है जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। अब जैसे ही एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी, यानी मैक्सिमम जो एनर्जी पॉसिबल है बामर के केस में उसके लिए वेवलेंथ आएगा सबसे कम। और मुझे ये पता है कि मैक्सिमम एनर्जी कब आएगी जब इन्फिनिटी से 2 पर आ रहा है। तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ 1 लैम्डा विल बी इक्वल टू R 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी स्क्वेयर। 2 में आ रहा है इन्फिनिटी से, तब आपके पास वेवलेंथ आएगी सबसे शॉर्ट। तो आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हो 1 लैम्डा विल बी इक्वल टू R/4। ये पार्ट तो आपका 0 ही हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करो। ब्रैकेट लाइमन बामर पार्शियन ब्रैकेट, ब्रैकेट में 4 पर आता है आपके पास इलेक्ट्रॉन अलग अलग स्टेट से, तो इन्फिनिटी से आएगा तो आपके पास शॉर्ट वेवलेंथ आएगी। तो उसके लिए आप लोग सोल्व कर सकते हो 1 लैम्डा डैश, सिंबल दे रहा हूँ R 1/4 स्क्वेयर माइनस 1 इन्फिनिटी का स्क्वेयर। 1 लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू R/16। इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कंपेयर करो, सोल्व करो और आंसर निकाल लो।
तो निकाल दो आंसर क्या आएगा। 1/λ डिवाइड बाई 1/λ' विल बी इक्वल टू r/4 डिवाइड बाई r/16। आप इसको लिख सकते हो λ' विल बी इक्वल टू r से r कैंसिल 16/4 λ' विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ λ। दैट विल बी योर आंसर। और क्वेश्चन करने का प्रोसेस आपके सामने है। यू शुड नो अबाउट व्हेन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ विल एग्जिस्ट। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब आती है जब इलेक्ट्रॉन हाई से आए लोएस्ट पॉसिबल स्टेट में, इन्फिनिटी से आए लोएस्ट में। उस टाइम एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो होता है सबसे ज़्यादा मैक्स। मैक्स में वेवलेंथ आपकी सबसे कम होगी। ऑलराइट, तो चलिए अगले पार्ट पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो अब तक हमने स्पेक्ट्रल सीरीज के क्वेश्चन करे थे, काफ़ी सारे स्पेक्ट्रल सीरीज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा और क्वेश्चंस के लेवल ठीक ठाक हैं, इजी हैं, आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करो और इनको सॉल्व करने का ट्राई करो। तो चलिए आगे। द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट इज इतनी। हाँ मुझे पता है कि R0 की वैल्यू आपके पास 0.53 एंगस्ट्रम होती है। मीटर में लिखोगे तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो। वट इज द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट। तो आप ये बताओ थर्ड अलाउड ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी। रेडियस का फॉर्मूला अगर आपको याद हो R0 n²/z। बिल्कुल, R0 की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रम, n² की बात हो रही है, थर्ड यानी 3 का स्क्वायर 9, z इज 1, 0.53 इंटू 9, तो ये आपका आएगा 4.56 4.77 वाला आंसर। तुम्हारा आंसर हो गया 4.77। फॉर्मूला यूज़ करना था n²/z। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ नोट डाउन भी करवाया था आपको जब मैंने रेडियस और ये वाले फॉर्मूलास पर बातें करी थी। ये रहा। ऑलराइट, तो चलो वापस क्वेश्चंस पर। अब आगे ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपको गिवन है, ये रही, यानी ग्राउंड स्टेट पर जो एनर्जी थी आपकी इतनी है, ठीक है। द एनर्जी नीडेड टू आयनाइज द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। एनर्जी बताओ कितनी चाहिए अगर आपको आयनाइज करना है। किसको करना है? हाइड्रोजन एटम को। अगर हाइड्रोजन एटम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में हो तो। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में होने का मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन इज इन थर्ड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है तो एक ऊपर की बात करोगे। एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है -13.6 z²/n²। z इक्वल टू 1 हाइड्रोजन की बात हो रही है, n विल बी इक्वल टू 3, तो E विल बी इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाई 9 EV। तो आंसर तुम्हारा होना चाहिए ये वाला 1.51 के आसपास। और मतलब इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है। अगर इसी एनर्जी को आप प्लस में देते हो ना, जब आप यही एनर्जी प्लस में दोगे तो नेट एनर्जी 0 हो जाएगी। उस टाइम आप कह सकते हो कि आयनाइज आपने कर दिया। तो दैट विल बी योर आंसर 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 डिवाइड बाय 9 इज योर आंसर। चलें हाँ, तो स्पेक्ट्रल सीरीज का एक और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं इसकी भी। द वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज हाइड्रोजन एटम। लाइमन कहाँ मिलेगा आपको? लाइमन आपको मिलेगा यूवी में। लाइमन यूवी, बामर विजिबल, फिर इंफ्रारेड इंफ्रारेड इंफ्रारेड, सॉरी विजिबल विजिबल आएगा। नहीं, आपका पहला यूवी फिर उसके बाद विजिबल, क्योंकि हमने यही स्ट्रक्चर पढ़ा था। अगर दोबारा चेक करना है तो आप इस टेबल में चेक कर सकते हो।
ये रहा, लाइमन के केस में अल्ट्रा वायलेट लाइट थी, तो अल्ट्रा वायलेट विल बी आर आंसर। थोड़ा सा इसको ध्यान रखने वाला है, कई बार हो सकता है आप इसको दिमाग से भूल जाओ या ये पार्ट स्किप हो जाए, तो नो इश्यू, कीप इट इन माइंड। पैटर्न होता है यूवी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड में जाएगा वो, फिर इंफ्रारेड, फिर इंफ्रारेड। ऑल राइट, तो चलिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन एज दिस। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आपको गिवन है, जो कि NH/2 के बराबर होता है, 1.5 H/π। ओके, द एनर्जी इन सेम ऑर्बिट, एनर्जी फाइंड करनी है, हाइड्रोजन एटम है तो -13.6 Z²/n² EV। एन की वैल्यू मुझे चाहिए एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए। अगर इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करूं, H कैंसिल, N विल बी इक्वल टू 3, तो एनर्जी की जगह आप N में 3 पुट कर दीजिए, -13.6 डिवाइड बाई 9 EV विल बी योर आंसर। बस इसको आगे सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे जो तुम्हारा आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। 13.6 डिवाइड बाई 9 विल बी इक्वल टू व्हाट, -1.5 EV। 1.5 ही होता है, नहीं होता तो यहाँ देखो, हमने एनर्जी लेवल्स भी ड्रॉ किए थे, उन एनर्जी लेवल्स पर कुछ वैल्यूज गिवन थी, तो ये रही 3.4, 1.5, जब n इक्वल टू 3 होता है तो 1.5 माइनस का, जब n इक्वल टू 2 होगा तब क्या होगा, -3.4। और वैसे याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला आप कौन सा अप्लाई कर रहे हो, कैसे अप्लाई कर रहे हो। ऑलराइट, तो ये तुम्हारा आंसर -1.5। चले आगे क्वेश्चन पर, क्या कह रहे हैं देखो, लेट T1 एंड T2 बी द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। T1 आपके पास एनर्जी है, कहाँ एनर्जी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, और T2 कहाँ एनर्जी आपके पास, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। अब मुझे ये पता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है आपके पास, n इक्वल्स टू 2, सेकेंड आपके पास n इक्वल्स टू 3। ठीक है, फर्दर क्या कहते हैं आपको, फाइंड रेशियो ऑफ T1 बाई T2, T1 बाई T2 का रेशियो फाइंड कर दो, तो कर देते हैं। एनर्जी है तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपके पास -13.6 Z²/n², और Z तो 1 है हाइड्रोजन के केस में, N की वैल्यू आपको पता है -13.6, N की वैल्यू फर्स्ट केस में 2 है तो यहाँ 4, और EV सिमिलरली यहाँ -13.6 डिवाइड बाई 9 EV। अब दोनों को डिवाइड कर दो, T1 की वैल्यू -13.6 डिवाइड बाई 4, यहाँ -13.6 डिवाइड बाई 9, माइनस 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 सभी टर्म्स गई, 9/4 विल बी योर आंसर, 9/4 शुड बी योर आंसर। एनर्जीज का रेशियो फाइंड करना था, अलग अलग लेवल पर फाइंड करना था, कैसे फाइंड करना था, बिल्कुल तुम्हारे सामने। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देखो, लेट L1 एंड L2 बी द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। L1 आपके पास गिवन है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, यानी n की वैल्यू 2 होनी चाहिए यहाँ, इसका मतलब n इक्वल टू 2, सेकेंड का मतलब n इक्वल्स टू 3। ये L2 गिवन है, इसके लिए आपको L1 गिवन है, और आपको फाइंड करना है L1/L2 का रेशियो, तो कर देते हैं। L1 का फॉर्मूला NH/2π, और L2 में भी NH/2π, बट n की वैल्यूज अलग अलग होंगी दोनों के लिए। तो L1 के केस में n की जगह क्या पुट करोगे आप, 2 को, 2H/2π डिवाइड बाई L2, L2 में n की जगह क्या पुट करोगे आप, 3H/2π, 3H कैंसिल, 2π कैंसिल, 2/3 विल बी योर आंसर। ये लो
फोर्थ नंबर। ऑलराइट, तो क्वेश्चन सिंपल था, स्ट्रेट स्ट्रेट और सिंपल। नीट में क्वेश्चंस इसी तरह के आते हैं। यूजुअली वो रेशियोज फाइंड करो तो आता है आपसे, एनर्जी के, रेडियस के, वेलोसिटी के या एंगुलर मोमेंटम के। फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, और सिंपली आप बता सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे सोल्व करना है। तो चलो आगे क्या कह रहे हैं देखो। R1 बी द रेडियस ऑफ सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट। सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट की रेडियस है R1, यानी n इक्वल टू 2 की बात हो रही होगी यहाँ। R2 बी द रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट। R2 आपके पास n इक्वल्स टू 4 पर वैल्यू गिवन है, ठीक है। द रेशियो ऑफ R1 एंड R2 फाइंड कर देते हैं। फॉर्मूला अगर आपको याद हो, R1 इज इक्वल्स टू आर नोट एन स्क्वेयर बाय जेड होते हैं। एन की वैल्यू यहां पुट करो, एन की वैल्यू पुट करोगे 2 का स्क्वायर होगा डिवाइड बाय जेड, यहां पुट करोगे 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय जेड। R1 बाई R2 की वैल्यू आपके पास आ गई, आर नोट 4 डिवाइड बाय जेड, आर नोट 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय जेड, जेड जेड आर नोट कैंसिल, 4/4 स्क्वायर, 1/4 विल बी योर आंसर। और 1/4 को आप लोग लिखोगे 0.25, दैट इज योर आंसर। दैट इज हाउ यू हैव टू परफॉर्म दिस क्वेश्चन। रेडियस था, रेडियस का रेशियो, चाहे वो रेडियस का रेशियो हो, चाहे एंगुलर मोमेंटम का, चाहे एनर्जी का, चाहे वेलोसिटी का, एन पर फोकस करना है। एन क्या गिवन होगा आपको। चलिए आगे। द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, तो उसका फॉर्मूला आपको पता है, -13.6 जेड स्क्र अपॉन एन स्क्र। और हाइड्रोजन की बात हो रही है तो जेड आपका 1 के आस बराबर होता है, तो ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए -13.6 डिवाइड बाय एन स्क्र। इसमें तो कुछ ही नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज इतना। टोटल एनर्जी आपको गिवन है 3.4 eV। तो बताओ काइनेटिक कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा। सिंपल है, मुझे ये पता है टोटल एनर्जी बराबर होती है माइनस ऑफ के ई की, सॉरी माइनस ऑफ एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी तो आपकी आगे 3.4। और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक में रिलेशन मुझे ये भी पता है 2 के ई, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी आनी चाहिए 6.8 EV। बट साइन मुझे ये भी पता है कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, तो -6.8 EV। ये दोनों आपके आंसर्स आने चाहिए, 3.4 और -6.8 ये रहा। टोटल एनर्जी को पॉजिटिव कर दो तो वो काइनेटिक बन जाएगी, काइनेटिक को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस लगा दो तो वो पोटेंशियल बन जाएगी। ये रिलेशन था, ये मैंने पहले बताया था फाइनल पेज पर। सभी फॉर्मूलाज को मैंने नोट डाउन करवाया था जो जो यहाँ काम आने वाले हैं, और उनसे बाहर मैंने अभी तक एक फॉर्मूला भी यूज़ नहीं किया, सभी वही कॉन्सेप्ट थे, उन्हीं को यूज़ किए। चलिए आगे। द टोटल एनर्जी ऑफ एन एटम इन एन ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है, काइनेटिक बताओ, पोटेंशियल बताओ। काइनेटिक तो आपका हो गया, इसी को प्लस करोगे 3.4, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। पोटेंशियल आपका कितना होता है, -2 के ई, तो -6.8 EV। तो आई थिंक वही क्वेश्चन रिपीट हो गया वापस से, सॉरी। तो ये आंसर सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये तुम्हारा आंसर था। PYQ में शायद हो सकता है ये 2 बार आया हो, और कुछ इसी तरह से इसको सॉल्व करते हो आप लोग। अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट इज व्हाट। काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल एनर्जी का रेशियो क्या होता है। मुझे ये बात पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे, -E डिवाइड बाई E विल बी इक्वल टू वट, -1/1। और तुम लोग कह सकते हो 1:-1 विल बी योर आंसर, 1:-1। काइनेटिक एनर्जी को एनर्जी में माइनस का ही तो रिलेशन है,
माइनस से मल्टीप्लाई करो, आंसर तुम्हारे सामने। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 पर आता है, इट एमिट्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, तो उसने फोटोन रिलीज किया वेवलेंथ लैम्डा। व्हेन इट जंप्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, और जब वो n इक्वल टू 4 से 3 में आया तो उसने लैम्डा, अच्छा तो आपको बताना है उस टाइम जो लैम्डा एमिट होगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, तो बता सकते हो? कैसे बताओगे? यहाँ से यहाँ का डिफरेंस और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस दोनों को कंपेयर करेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो कर देते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन अलग अलग लेवल्स पर एनर्जी की वैल्यूज़ क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं। तो कर देते हैं फाइंड आउट। देखो यहाँ मुझे वैल्यू का पता है, n इक्वल टू 2 है तो -13.6 डिवाइड बाई 4, यहाँ -13.6 डिवाइड बाई 9, इस लेवल पर -13.6 डिवाइड बाई 16 EB विल बी योर आंसर। ठीक है, तो करिए सॉल्व इसको। पहले इसकी बात करते हैं, या 3 से 2 की बात करते हैं। n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 पर HC, या फिर आप डायरेक्ट करो ना, हम इससे मजदूरी क्यों कर रहे हैं? वेवलेंथ का फॉर्मूला मेरे पास था, मैं डायरेक्ट यूज करूंगा उसे। वेवलेंथ का फॉर्मूला 1 बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू व्हाट, r ब्रैकेट 1 बाय 2 स्क्वायर। कहाँ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? ओके, और इसमें 1 बाय लैम्डा डैश r 1 माइनस हायर 3 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे। पहले थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। इसको मैं सोल्व करूंगा, 1 बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू r 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9। तो इसको सोल्व करोगे, 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू 36 और ये आया 9 बाय 4 5। 1 बाय लैम्डा डैश को सोल्व करोगे, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, r, और यहाँ r भी है मल्टीप्लाई में, 1 बाय 9 माइनस 1 बाय 16। तो 1 अपॉन लैम्डा तुम्हारा क्या आएगा, 16 इंटू 9। 16 इंटू 9 विल बी इक्वल टू 144, और ऊपर आपके पास आएगा 16 माइनस 9, दैट इज इक्वल टू 7। सही है, तो ठीक है। अब कर देते हैं दोनों को डिवाइड। इसका नाम दो 1 बाय लैम्डा डैश, और यहाँ मल्टीप्लाई में r भी है। तो करो लैम्डा डैश डिवाइड बाय लैम्डा, लैम्डा डैश का वैल्यू 1447 r मल्टीप्लाइड लैम्डा की वैल्यू आप जब पुट करोगे दैट विल बी इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 5r, r कैंसिल, 36 144, ये आपका कटेगा 18 और 72 पर, 18 और 4 5 20 डिवाइड बाय 7 विल बी योर आंसर, और लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू 20 बाय 7 लैम्डा। बोलो हाँ या ना? तो आंसर साफ साफ क्लियर है, 20 बाय 7 लैम्डा, लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू 20 बाय 7 लैम्डा। कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करना था। ठीक क्वेश्चन था। नीट के लिए आज से ये क्वेश्चन थोड़े से लंबे होते हैं, और इनको जैसा फास्ट कर सकते हो उतना फास्ट आप इसको सॉल्व करिए। नाउ तो सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए, सारे टॉपिक्स पर बातें हो गई कि कौन कौन से टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज आपके काम आने वाले हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।